Hello and welcome to Viraj IAS Academy everyone. This is Anmol Jalan and today here we are again with the editorial analysis dated 15th of June. आज का editorial analysis महंगाई पर है, inflation, which is being there for since long time. But शायद इसमें थोड़ा control नज़र आ रहा है. Editor ने पहले कुछ positive statements कहे हैं, फिर बताया है कि कैसे ये जो महंगाई है, what are the reasons being there एंड व्हाट आर द रीजंस कंट्रोलिंग इट. तो जो कम भी हुआ है अगर तो क्या रीजंस रहे हैं, और अगर कम नहीं हुआ है तो भी क्या रीजंस रहे हैं. तो शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं क्या है. बेस बूस्ट ऑन इन्फ्लेशन एंड द कंज्यूमर. बेस बूस्ट का मतलब आपको पता है? बेस बूस्ट का मतलब है बेस बढ़ना किसी चीज़ का. बेस इन सेंस व्हाट, हर किसी चीज़ को मेजर करने का एक बेस होता है, करेक्ट. आप पहले के कंपैरिजन में कुछ करते हो, राइट. लाइक सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने एग्जाम में 50 स्कोर किया था पिछली बार, इस बार आपने फुल मार्क्स आया, 100 मार्क्स आया, ठीक है. आपने कितना परसेंट का इम्प्रूवमेंट किया? जस्ट डबल कर लिया, 50% कर लिया, करेक्ट है ना. लेकिन अगर आपका स्कोर ही 80 था, आपने 100 लाया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपने 10-20% का ही इम्प्रूवमेंट किया है, ठीक है ना. सो दिस इज़ बिकॉज आपका बेस ज़्यादा था. तो बेस के हिसाब से आपका इम्प्रूवमेंट लेवल डिराइव होता है, करेक्ट. That is what is meant by base boost. So base का मतलब ही यही होता है. तो base boost में on inflation and the consumer, inflation should not be allowed to erode the purchasing power of the poor. तो एक्चुअली बेस बूस्ट का एक्चुअली क्या है, कोविड के टाइम में हमारा बेस ही बहुत वीक चला गया, बहुत नीचे चली गई सब चीज़ें, राइट. तो अब ये जो बेस है वही बूस्ट कर रहा है, उसी में इंक्रीमेंट आया है, ठीक है. और इन्फ्लेशन एंड द कंज्यूमर, इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं अब हमें अलाउ नहीं करना है कि वो कंज्यूमर के परचेजिंग पावर को ख़राब कर दे या फिर उसे इरोड कर दे, ठीक है, उसे पूरे के पूरे बहा दे, ख़राब कर दे, ठीक है. और पुअर्स पे, गरीब लोगों पर भी उसका बुरा असर ना हो. तो डैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय. चलिए पहले वोकैबुलरी देख लेते हैं. फर्स्ट वर्ड इज प्रोपेल. प्रोपेल का मतलब होता है टू ड्राइव और पुश समथिंग फॉरवर्ड, किसी चीज़ को आगे लेकर जाना, किसी चीज़ को आगे पुश करना. दैट इज व्हाट इज मीन बाय प्रोपेल. सिनोनिम हो गया लॉन्च करना, पुश करना या फिर उसे आगे मूव करना, ठीक है. एंटोनिम क्या हो जाएगा? या तो आप किसी चीज़ को आगे मूव करोगे, पुश करोगे, या फिर आप उसे रोकोगे, हिंडर करोगे, स्टॉप करोगे. सो होल्ड, स्टॉप और हिंडर इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा. ओके, देन कम्स द नेक्स्ट वर्ड दैट इज इरोड. नेक्स्ट वर्ड इज इरोड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरोड? इरोड का मतलब था ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज़ को धीरे धीरे टाइम से डिस्ट्रॉय करते जाना, खत्म करते जाना, ठीक है. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इरोड, ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय समथिंग. सिनोनिम क्या हो जाता है? वीकेंड कर देना, कमज़ोर करना. जब आप धीरे धीरे कर रहे हैं तो उसकी सतह हटाते जा रहे हैं अपन. यू आर मेकिंग इट वीक डे बाई डे बाई डिग्रेडिंग इट. लाइक वेदरिंग होता है, स्लोली द soil layers go on decreasing, the fertility goes on decreasing day by day, ठीक है. रोज होता है वो धीरे धीरे. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इरोड, मीन्स डिस्ट्रॉइंग समथिंग वेरी स्लोली. सिनोनिम क्या हो जाएगा? वीकेंड करना उसे, या कोरोड करना, कोरोजन जिसे हम कहते हैं कोरोड, ठीक है. कोई चीज़ घिसते जाती है स्लोली यूज़ के साथ. एंटोनिम क्या हो जाएगा? उसे वापस रिस्टोर कर देना या फिर स्ट्रेंथन करना, उसे स्ट्रॉन्ग कर देना, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज टेम्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्ड? टेम, एनिमल्स को हम टेम करते हैं, करेक्ट. एनिमल्स को टेम करते हैं, इसका मतलब क्या? एनिमल्स का कंट्रोल लेते हैं अपने हाथ में, करेक्ट. उसे डोमेस्टिकेट करते हैं. सेम उसी से याद रखिए, मेक समथिंग लेस पावरफुल एंड ईजियर टू कंट्रोल. जब आप किसी चीज़ को टेम कर लेते हो तो मतलब आप उसे लेस पावरफुल बना देते हो और आप उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हो. इट इज यू आर एबल टू कंट्रोल इट. सिनोनिम क्या हो जाएगा? टू मास्टर समथिंग, करेक्ट. वो आप अपने डॉग को अगर आपने ट्रेन कर लिया तो मास्टर कर लिया, करेक्ट. टू कंट्रोल और कर्ब समथिंग, कंट्रोल कर देना या फिर कर्ब करना मतलब रोकना, ठीक है, स्टॉप करना, कंट्रोल करना किसी चीज़ को. एंटोनिम क्या हो जाएगा? उसे ही इनकरेज करना या फिर वाइल्ड छोड़ देना. अगर आपका कुत्ता या आपका जानवर या आपका पेट, ओके, इफ योर एनिमल्स टेम्ड देन ही विल लिसन टू यू, अदरवाइज दे विल बिहेव वेरी वाइल्ड. सो दैट इज व्हाट इज दिस एंटोनिम ऑफ टेम, दैट इज वाइल्ड. नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कंसर्टिंग. डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड या अनकंफर्टेबल फील कराना, ठीक है. किसी को बहुत अनकंफर्टेबल फील कराना, कुछ ऐसा करना जैसे सामने वाला इंसान बहुत अनकंफर्टेबल हो जाए. दैट इज़ व्हाट इज मेंट बाय डिस्कंसर्टिंग. तो उसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्कम्फर्ट करना, ट्रबल करना या फिर उसे डिस्ट्रेस करना, उसके लिए डिस्ट्रेसिंग सिचुएशंस क्रिएट करना. तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? आप या तो डिस्कम्फर्ट करोगे या फिर कंफर्ट कर दोगे. इंसान अनवरीड हो जाएगा, यहाँ पे तो ये हो जाएगा वरीड, चिंताजनक कोई बात हो, वरीड हो, अनवरीड, या फिर सूदिंग इफेक्ट, जब आप वो बहुत काम हो, क्वाइट हो, पैसिफाइड हो, ठीक है. ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम हो जाएंगे. नेक्स्ट वर्ड इज टेनवस. टेनवस का मतलब होता है वेरी वीक एंड पॉसिबली डज नॉट एग्जिस्ट, समथिंग विच इज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर, जो और चाहे हो सकता है वो इतना
ज़्यादा कमज़ोर हो कि वो नज़र भी नहीं आए, दिखे भी नहीं, अननेसेसेट हो जाए, ठीक है। सो अनसब्सटैंशियल या फिल्मसी, शेकी या फिर सस्पेक्ट, ठीक है, जो समझ में ही नहीं आए, दिखे ही नहीं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सब्सटैंशियल, जो दिख रहा है, कन्विंसिंग हो, ठीक है, जो जिसका इतना स्ट्रॉन्ग पावर हो कि वो सामने वाले को कन्विंस कर सके, बता सके, समझा सके, अपने आप मत रख सके। दैट इज द एंटोनिम फॉर व्हाट? वर्ड टेन्युअस। टेन्युअस का मतलब ही क्या हुआ? वेरी वीक, बहुत कमज़ोर होना। कोई चीज़ जब बहुत कमज़ोर होती है, बहुत वीक होती है, देन दैट इज टेन्युअस। नेक्स्ट वर्ड इज अरेंज। अरेंज का मतलब था कॉल और ब्रिंग समवन बिफोर अ कोर्ट टू आंसर अ क्रिमिनल चार्ज, मतलब किसी को क्रिमिनली चार्ज करना, ठीक है, और उसे फिर कोर्ट पे पेश करना ताकि वो उस चीज़ का जवाब दे सके कि वो चीज़ उसने की है या फिर नहीं की है। तो किसी को एक्यूज़ करना, क्लेम करना किसी के अगेंस्ट, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अरेंज। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्यूज़ करना, प्रोसिक्यूट करना या फिर से समन करना, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? उसे फ्री छोड़ देना, ठीक है, एक्विट करना या फिर बेल दे देना। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय, सॉरी, दैट इज व्हाट इज द एंटोनिम फॉर वर्ड अरेंज। चलिए अब रीड करते हैं हमारे एडिटोरियल को। 2 मिनट का टाइम है, रीड कीजिए। सो द पेस ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन, पेस मतलब जिस फ्लो में चल रहा था, ठीक है, पेस मतलब स्पीड बोलते हैं ना, पेस मतलब स्पीड। द स्पीड ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन स्लोड टू अ 25 मंथ लो ऑफ 4.25% इन मे। तो 25 महीने से हमारे ये जो रिटेल इन्फ्लेशन यानी महंगाई, ओके, सो दिस वाज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, और वो फाइनली 25 मंथ के सबसे लो पे आया, दैट इज 4.25% इन मे। तो मे में वो सबसे कम आया, दैट इज 4.25%। प्रोपेल्ड लार्जली, प्रोपेल्ड मतलब किसके वजह से ये हुआ है, ठीक है, ये किसी की वजह से हुआ है, बाय द एलिवेटेड लेवल ऑफ ईयर ऑन ईयर प्राइस गेन्स इन मे 2022। तो मई 2022 तक क्या हो रहा था? हर महीने प्राइस बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। इट वॉज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग व्हेन द मंथ प्रिंट हैड एक्सीडेड 7%, और उस वक्त कितना, मई में कितना चला गया था? ये 7% तक चला गया था, जो अब कंट्रोल होकर कब होकर कितने पे आके रुका है? 4.25% पे फाइनली हमारी महंगाई कम हुई है थोड़ी, ठीक है। सो हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सटेंडेड इट्स डिस्कलरेटिंग ट्रेंड फॉर अ 4th मंथ। तो जो हमारा इन्फ्लेशन था वो लगातार 4 महीने से कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और वो फाइनली काफ़ी कम दिख रहा है। 4th मंथ में वो काफ़ी डिसेलरेट हुआ है। इन सम मेजर वैलिडेटिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजंस टू पॉज मॉनेटरी टाइटनिंग टिल इट कुड असेस द इम्पैक्ट ऑफ पास्ट इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस। और ये होने से क्या हुआ है? हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, जो आरबीआई ने डिसीजन लिया था उसको वैलिडेशन मिला है। मतलब आरबीआई ने ये डिसीजन लिया था कि वो अब किसी भी रेट को, मतलब वो अपने जो मॉनेटरी टाइटनिंग करता है, ठीक है, उसको अभी वो पॉज लगाएगा और वो रेट में और इंक्रीज नहीं लाएगा। रेट में इंक्रीज लाने का मतलब है, देखिए, बैंक आपको पता है आरबीआई करता है, ये आपके लिए जीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है, ठीक है। बैंक्स क्या करते हैं? आरबीआई आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी पे काम करता है, राइट। तो बैंक जब मॉनेटरी पॉलिसी पे काम करता है तो वो कंट्रोल कर सकता है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सारे मेजर्स है जिसके थ्रू बैंक हमारे क्रेडिट पॉलिसी को कंट्रोल करती है, सेंट्रल बैंक, राइट। तो रेपो रेट को इंक्रीज करने से क्या होता है? सपोज कीजिए आपका जो रेपो रेट है, रेपो रेट इज द रेट एट विच, ये जो सेंट्रल बैंक है ना, ये लोन प्रोवाइड करता है किसको? आरबीआई लिख लीजिए यहाँ, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो है ये लोन प्रोवाइड करता है किसको? सारे कमर्शियल बैंक को, ठीक है। तो ये सारे कमर्शियल बैंक को जब ये लोन प्रोवाइड करता है तो ये रेपो रेट अगर बढ़ा देगा, सपोज कीजिए ये 5% पर लोन दे रहा था, अब ये लोन देगा 10% पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कमर्शियल बैंक्स के लिए इनसे लोन लेना काफ़ी क्या हो जाता है? कॉस्टली हो जाता है, करेक्ट है, ठीक है। सपोज एसबीआई है, तो ये अगर आरबीआई से लोन लेगा तो इसके लिए कॉस्टली हो जाएगा। जब इसके लिए कॉस्टली हो जाएगा तो ये आगे पब्लिक को भी क्या करेगा? मोर कॉस्टलियर रेट पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो रेपो रेट, और इससे क्या होगा? लोग लोन लेने से कतराएंगे, तो लोन मार्केट में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा? पैसा कंट्रोल हो जाएगा, बैंक में पैसा ही कम हो जाएगा, मॉनेटरी कंट्रोल आ जाएगा, और जिससे इन्फ्लेशन में भी क्या हो जाता है? कंट्रोल आ जाता है। आई बात समझ में? तो दिस इज व्हाट इज रेपो रेट। तो रेपो रेट को सेंट्रल बैंक ने बढ़ाया था, जिससे क्या हुआ था? काफ़ी डिक्रीज हमें, और उसका रिजल्ट अब हमें दिख रहा है, ठीक है। सो इनका कहना था, सो इन सम मेजर वैलिडेटिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन टू पॉज, तो उन्होंने कहा कि अब और रेट को नहीं बढ़ाएंगे, उन्होंने पॉज कर दिया था टिल इट कुड एक्सेस द
इम्पैक्ट ऑफ पास्ट इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, कि उन्होंने देखा कि पहले एक बार देख लेते हैं कि पहले जब रेपो रेट बढ़ाया है तो उससे कुछ असर होता है या नहीं होता है, तो जब तक वो असर नहीं दिखेगा तब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा, आई विल नॉट फर्दर इंक्रीज एनी रेपो रेट। तो ये दिख रहा है अब, ठीक है, तो द रिजल्ट इज बीइंग सीन नाउ। स्टिल मंथ ऑन मंथ द प्रोविंशियल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स showed price gains at 0.51% in May, unchanged in pace from April 6-month high sequential inflation reading. बट उसके बाद भी हमें दिखा कि 0.51% में मई में और बढ़ाया था, ठीक है, और उसका पेस अनचेंज दिख रहा था, उसकी स्पीड कहीं से भी कम नहीं हुई थी, ठीक है। अप्रैल से भी अगर हम लोग 6 मंथ्स का इंडेक्स देखें तो उस वक्त भी दिख रहा था कि हाई सिक्वेंशियल इन्फ्लेशन था, मतलब इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा था। तो a key contributor to the deceleration in year-on-year price gains in May was the inflation in food items. तो लास्टली जो डिसेलरेशन हुआ है, जो डिक्रीज आया है प्राइस गेन्स में, वो किसके वजह से आया? फूड आइटम्स के वजह से आया, ठीक है, विच स्लोड बाय 93 बेसिस पॉइंट्स टू 2.91%। तो 93 बेसिस पॉइंट्स का मतलब हो गया 9.3%। तो पहले कितने था ये जो हमारे फूड आइटम्स में इन्फ्लेशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जिसके वजह से मई में कंटिन्यूअस हमें इंक्रीज दिख रहा था इन्फ्लेशन में। अब फाइनली हमारा इन्फ्लेशन कम हुआ है और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हमारा वो फूड इंडस्ट्री ही बन रहा है, जिसका पहले कितना परसेंट था? 9.93 बेसिस पॉइंट्स का मतलब हो गया 9.3%। तो 9.3% से अभी कितना पे आ गया? 2.91% पे। Oils and fats contributed to the easing in food item prices, posting a 16% डिफ्लेशन। और ऑयल एंड फैट्स मतलब ऑयल, घी, बटर, ये सब के प्राइजेस पे भी 16% का डिफ्लेशन हमें दिख रहा है। कंटिन्यूइंग डिफ्लेशन इन द सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स कैटेगरी विच हैज़ एन ऑलमोस्ट 10% वेट इन द CPI। तो अब हमारे जो दाल है, ठीक है, सीरियल्स है, पल्सेज है, उनका वेट कितना है? 10% है हमारे CPI में, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अगर हम उनका वेटेज देखें तो 10% उनका वेटेज है, ठीक है। और उसमें भी क्या बोलते हैं, काफ़ी डिक्रीज आया है, जिससे भी हमें क्या मिली है? हेल्प मिली है, जिसने भी हेल्प किया है इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। सो सीरियल्स इन्फ्लेशन ईज बाय मोर देन 100 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है, फ्रॉम अप्रैल स्प्रिंग टू 12.7%। तो ये कितना से डिक्रीज आया? 10% से इंक्रीज आया है, जो कि पहले कितना था? 12.7% तक था, उसमें भी काफ़ी डिक्रीज हमें दिख रहा है, ठीक है, सीरियल्स में भी। The risk of reading too much into the year-on-year moderation in inflation was, however, most evident in the food and beverages group that accounts for 46% of the CPI, with 9 of its 12 subcategories witnessing sequential increase in price levels. तो ये अगर देखा जाए तो हमारे CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हमारा जो फूड इंडस्ट्री है उसका 46% का कंसिडरेशन है, ठीक है। 46% यू कैन से फूड और बेवरेजेस, कॉफ़ी, टी, घी, बटर, फूड, सीरियल, सारे चीज़ मिलाकर 46% हमारी इन्फ्लेशन को इफेक्ट कौन करता है? हमारे सारा का सारा फूड इंडस्ट्री, ठीक है। और जिसमें 9 में से अगर 12 सब ग्रुप्स हैं उसमें से, तो 9 सब ग्रुप्स ऐसे थे जिसमें हमें क्या दिख रहा था? खाली इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन ही दिख रहा था। और फाइनली अब उसमें हमें कुछ डिसेलरेशन दिखना शुरू हुआ है, ठीक है। जो पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उसमें कुछ कम अभी भी हुआ है, ठीक है। तो इससे काफ़ी बेनिफिट अब हमें मिल रहा है ना। Crucial food items including vegetables and the key protein sources of milk, meat and pulses also posted appreciable quickening in prices from a month earlier. तो अगर पिछले मंथ में देखें तो क्रूशियल फूड आइटम्स जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, की प्रोटीन सोर्सेज हैं, मिल्क है, मीट है, पल्सेज हैं, उसमें भी हमें काफ़ी यू कैन से सराहजनक कहते हैं ना, किसी को सराहना, अप्रिशिएट करने लायक हमें प्राइजेस दिखी हैं कि वो भी बढ़ी हैं, ठीक है। सो वेजिटेबल प्राइजेस विच डिफ्लेटेड 8.2% फ्रॉम द ईयर अर्लियर लेवल्स। वेजिटेबल प्राइसेस में भी काफ़ी डिक्रीज आया है, दैट इज कितना? 8.2% से। लॉस्ट 3.35 सिक्वेंशियल इन्फ्लेशन, अ पेस दैट वाज ऑलमोस्ट ट्वाइस अप्रैल 17% मंथ ऑन मंथ गेन्स। तो अगर मंथ ऑन मंथ गेन्स देखें तो एक बार जब हम देखेंगे तो अप्रैल में 1.7% था, फिर ये कितना हो गया था? 3.3%। तो उसमें अब डिफ्लेशन हमें दिख रहा है 8.2% का। मिल्क एंड डेयरी एंड पल्सेज आर द अदर फूड कैटेगरीज ऑफ कंसर्न। अभी भी अगर चिंता की बात की जाए तो मिल्क और डेयरी क्या है, उसमें भी काफ़ी कंसर्न दिख रहा है हमें, काफ़ी चिंता की बात है, क्योंकि उसका प्राइस अभी भी इंक्रीजिंग दिख रहा है। वाइल ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन मिल्क हावर्ड क्लोज टू द 9% लेवल इन मे। और हावर्ड का मतलब उसी के आसपास मंडरा रहा है। तो मिल्क का अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर गेन्स अराउंड 9% के आसपास ही घूमता रहता है, मतलब 8.5%, 8.6, 9%, 9.1%, इसी के आसपास ये क्या है? घूम रहा है। Sequentially to the reading was at 3-month high at 0.67%। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा 3 मंथ का अगर रीडिंग देखेंगे तो इसमें सबसे हाईएस्ट आया, दैट इज 0.67%। तो आपने देखा पहले हमें एक बार लगा कि ऑथर का टोन काफ़ी पॉजिटिव था, उन्होंने काफ़ी तारीफ की कि हमारा इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में आ रहा है, बट अब उनका टोन वापस हमें नेगेटिव नज़र आ रहा है, क्रिटिकल नज़र आ रहा है। वो बता रहे हैं कि वेजिटेबल्स का प्राइस भी एक बार लगा था कि वो
डिक्रीज हो रहा है, डिफ्लीट हो रहा है, बट अगर देखा जाए तो पहले 1.7% था अप्रैल में, मई में कितना आया 3.35%, उसमें भी इंक्रीमेंट आया है। मिल्क का जो प्राइस है वो भी 9% के आसपास इन्फ्लेशन में ही बढ़ रहा घट रहा है, ठीक है, वो उसी के आसपास घूम रहा है। तो अगर देखा जाए तो पहले हमें बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स मिले, बट हमें दिख रहा है कि आगे वो क्या है, काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है। So price of pulses, the primary protein source in vegetarian consumers' diets, have also been rising at a disconcerting clip, with the year-on-year quickening by 128 basis points to 31-month high of 6.56%. तो ये 1.28% था, ठीक है। So price of pulses मतलब अब वेजिटेरियंस के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स क्या है, पल्सेस ही हैं, ठीक है। उसमें भी दिख रहा है कि हमें क्या कंज्यूमर के डाइट में वो भी डिस्कंसर्टिंग क्लिप, मतलब काफ़ी अनकम्फर्टिंग, ठीक है, काफ़ी बुरा सा दिख रहा है कि वो भी बढ़ रहा है, विद द ईयर-ऑन-ईयर रेट क्विकनिंग बाय 1.28% बेसिस पॉइंट्स। मतलब अगर देखा जाए तो 1.28% से वो भी बढ़ रहा है, जो कि पहले 31 मंथ हाई में देखा जाए तो 6.56% सबसे हाई गया था उसका, ठीक है। Subsequently, the category which includes lentils such as toor and urad dal posted 1.21% inflation. तो जब कैटेगरी जिसमें तूर दाल आता है उसमें दिखा तो उसमें देखेंगे तो 1.21% का इन्फ्लेशन उसमें भी नज़र आ रहा है। तो आपको दिख रहा है टोन कैसे नेगेटिव पे नेगेटिव होते जा रहा है। पहले हमें देखा कि इन्फ्लेशन, हाँ भाई इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल हुई है, बट ओवरऑल जब हम एक एक चीज़ को स्टडी करके देख रहे हैं तो हमें सब चीज़ों में प्राइस क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट होता दिख रहा है। वेजिटेबल्स का प्राइस, मिल्क का प्राइस, दाल का प्राइस, उसमें भी अभी भी क्या है, इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। सो एक्नॉलेजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ दाल प्राइजेस स्पेशली व्हेन की स्टेट इलेक्शंस आर ड्यू, तो जब हमारे मेन स्टेट के इलेक्शंस का टाइम है और उस वक्त में अगर देखा जाए तो दाल के प्राइसेस ऐसे बढ़ रहे हैं, द सेंटर ऑन जून टू इम्पोज लिमिट्स ऑन द होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स ऑफ उड़द एंड तूर टिल अक्टूबर 31। तो सेंटर ने कहा है कि अब अक्टूबर 31 तक तूर दाल है जो, ठीक है, उसका स्टॉक और उड़द दाल का स्टॉक है उसको आप होल्ड करके रखोगे, ठीक है, ताकि उसके प्राइसेस और ज़्यादा ऊपर नहीं भागे। ओके, so with households perception of current inflation found to be running at 8.8%, तो जो हमारे कंज्यूमर है, जो हाउस होल्ड है, उनका परसेप्शन है कि हमारा इन्फ्लेशन कितना है, 8.8% का है, ठीक है। और एंड 3 month एंड ईयर अहेड फोरकास्ट पेगिंग प्राइस अगेंस्ट एट मोर देन 10%। लेकिन हमें दिख रहा है कि अगर हम एक्चुअल डेटा देखें तो हमें लग रहा है कि इन्फ्लेशन कितना पे है, 10% पे है। हाउस होल्ड का लग रहा है 8.8% है, ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअली देखें तो वो नज़र आ रहा है कि वो कितना है, 10% इन्फ्लेशन है हमारा। So in the May round of the RBI's inflation expecting survey, policy makers have their task, जिसके लिए policy makers को अब have their task to cut to convince consumers that inflation will be tamed so as to not erode their purchasing power and savings. तो अब जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल का काम हो गया है, ठीक है, उनको समझाना पड़ेगा, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कंज्यूमर्स को कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको टेम करेंगे, टेम मतलब कंट्रोल करेंगे, उसे काफ़ी कंट्रोल पे लाएंगे और आपको अपने सेविंग्स को इरोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सेविंग्स अभी भी बचे रहेंगे, इतनी महंगाई नहीं बढ़ेगी कि आपके परचेजिंग पावर में कमी आ जाए या फिर और आपका सेविंग्स क्या हो जाए, ख़त्म होने लगे। इस चीज़ का भरोसा हमारे पॉलिसी मेकर्स को दिलाना होगा, क्योंकि हमारी जो हाउस होल्ड्स है वो ऐसा सोचते हैं कि 8.8% का इन्फ्लेशन है, बट एक्चुअल डेटा अगर ईयर ऑन ईयर का देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट 10% तक पहुँच चुका है। तो दैट इज़ नॉट एट ऑल वेरी गुड। तो इस पूरा पैसेज का एक्चुअली कंक्लूजन पहले हमें पॉजिटिव दिखा, जिसमें लगा कि इन्फ्लेशन क्या हुआ है, काफ़ी 4.6% पे आ गया है, ठीक है, जो कि काफ़ी बढ़ गया था मई तक में। लेकिन हमारे जो की कंट्रीब्यूटर्स हैं, घी है, दाल है, ऑयल है, उन या वेजिटेबल्स है, उनके पर्टिकुलर प्राइजेस को अगर जाके देखेंगे या पर्टिकुलर इन्फ्लेशन रेट को देखेंगे तो सब में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ ही नज़र आ रहा है, विच इज़ नॉट एट ऑल वेरी गुड, ठीक है। तो ये ओवरऑल एडिटर का कहना है कि अब हमें इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा, इलेक्शंस ड्यू पे हैं, तो सेंटर ने कहा है कि अभी तूर और उड़द डाल के स्टॉक को कंट्रोल करो ताकि प्राइजेस और ज़्यादा भागे नहीं, ठीक है। और इन सब मेजर्स के साथ हमें अब पॉलिसी मेकर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि वो क्या करें, कंज्यूमर्स को ये बिलीव दिलाएं कि इन्फ्लेशन इतना नहीं बढ़ेगा कि उनका परचेजिंग पावर ख़राब हो जाएगा और उन्हें अपने सेविंग्स को भी इरोड करना पड़ेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एडिटोरियल टुडे। ओके, आई होप यू ऑल गॉट इट वेल। वोकैबलरी ज़रूर से दोबारा पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे कि आप उस वोकैबलरी को यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस में फ्रेम कर सको, सो दैट यू हैव अ हैबिट ऑफ यूजिंग इट इन योर डेली लाइफ। वोकैबलरी विल ओनली इम्प्रूव व्हेन यू विल एक्चुअली यूज इट इन योर डेली लाइफ। ओके, anyways, do subscribe, like and share the channel. Thank you and have a nice day everyone.